जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से जो है अपना करंट अफेयर सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली जो नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर है वो ऑलरेडी 11 टोटल 11 वीडियो हैं, उनके थ्रू जो है मैंने कवर कर रखा है। तो उसको जो बेसिकली प्लेलिस्ट है आप जाके उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने टारगेट लिया है कि लगभग 100 वीडियोज में जो है पूरे साल का करंट अफेयर कवर कराया जाए। तो एक तरीके से ये करंट अफेयर सीरीज है जिसको मैंने एक तरीके से एक साल करंट अफेयर में कवर कराऊंगा, ठीक है। और पहला टॉपिक जैसे कि मैंने बोला कि वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। एंड आई होप कि जो भी आपके पुराने लेक्चर्स हैं जो मैंने लिए हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप कवर कर रहे होंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो बेसिकली टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए जो है मैंने ये टॉपिक उठाया है, ठीक है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये बेसिकली हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे पहले पूछ दे, डायरेक्टली ऐसे आपसे पूछ दे। तो मुझे जो डाटा मिला है ये जो बेसिकली इसकी जो ऑफिशियल साइट है एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो वहां से मैंने ये डाटा उठाया है कि ऑलमोस्ट 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि अभी रिसेंट में कोई ऐड हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने एनटीएसए का उठाया है तो ये ऑफिशियल साइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के 53 साइट जो है वो ऐसे हैं जो टाइगर टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइगर के बारे में लोग जान लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में हुआ था ना, सिमिलरली प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट टाइगर है कि टाइगर को कंजर्व करना है, ये 1973 में जो है लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था और 1973 में ही जो है टाइगर को बेसिकली नेशनल एनिमल, टाइगर को नेशनल एनिमल जो है वो घोषित किया गया था। नेशनल एनिमल कि टाइगर जो है अपना देश का नेशनल एनिमल है, ठीक है। तो जो मैं फैक्ट्स है ये फैक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था और नेशनल एनिमल इसको घोषित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि जो टाइगर है, जो टाइगर है ये आईयूसीएन स्टेटस, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं उनका आईयूसीएन स्टेटस होता है। तो टाइगर का एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो जो भी खासकर टाइगर का तो आपको पता ही होना चाहिए, बाकी एनिमल्स ढेर सारे एनिमल्स हैं, मैं सबका आईयूसीएन स्टेटस कवर कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसी सीरीज में मैं कवर कराऊंगा जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। तो आईयूसीएन स्टेटस का एंडेंजर्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, इसमें शेड्यूल्स होते हैं, जनरली 6 शेड्यूल्स होते हैं 1972, ठीक है। तो इसमें शेड्यूल 1 है, तो शेड्यूल 1 में जनरली उन एनिमल्स को रखा जाता है जो जिनका कंजर्वेशन करने की बहुत आवश्यकता है, जिनका पोचिंग मतलब किलिंग नहीं हो सकता है, जिनका शिकार नहीं किया जा सकता है, उनको शेड्यूल 1 एंड 2 में रखा जाता है। तो इसको शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसमें रखा गया। तो मैंने आपको 3 फैक्ट बताया कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल एनिमल से घोषित किया गया, आईयूसीएन एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल वन में रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अपने देश में लगभग 53 टाइगर रिजर्व इस लिस्ट के हिसाब से है, ये एनटीसीए के हिसाब से है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा ये अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ है। तो 53 टाइगर रिजर्व जो है अभी हैं अपने देश में, ठीक है। इसके अलावा मैं एनटीसीए का जिक्र किया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो एनटीसीए है ये एस्टेब्लिश हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2005 में, ठीक है। और 2006 में जो है स्टेचुरी बॉडी बन गई है, 2006 में स्टेचुरी बॉडी बन गई। तो 2006 में ये स्टेचुरी बॉडी बन गई, ठीक है। तो एक फैक्ट मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिश 2005 में हुआ था और 2006 में स्टेचुरी बॉडी बनी। कोई भी स्टेचुरी बॉडी बनती है वो किसी ना किसी एक्ट के तहत बनती है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो है बेसिकली ये स्टेचुरी बॉडी बनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिकली क्या होता है कि हर 4 साल पे जो है टाइगर का डाटा आता है कि कितने टाइगर्स इंडिया में काउंट किए जाते हैं, कि भाई इनकी संख्या बढ़ी है घटी है, कितनी किलिंग हुई है, कौन से टाइगर रिजर्व में जो है इसकी संख्या बढ़ी है, किसमें कम हुई है। तो जो मैं डाटा बताता हूँ आपको कि 2006 में जो अपने देश में टाइगर्स की संख्या थी वो 1411 थी, ठीक है, 1411। 2010 में हर 4 साल पे चुकी होती है तो ये 1706 है, ठीक है। इसके अलावा 2014 में जो है ये जो है बेसिकली 2226 था, 2226। एंड 2018 में जो है 2018 में 2967, ठीक है। तो ये हाल में कोई डाटा आया है, क्योंकि अब 2022 में भी आने वाला होगा या आ चुका होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ये देख रहे आपको संख्या आप कोट कर सकते हैं कि हर 4 साल पे जो है इनकी संख्या जो है बढ़ी है। तो जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बढ़ी है संख्या, ऐसे नहीं बढ़ी है, इसके लिए काफी प्रयास किया गया है। इसके लिए बेसिकली एक सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था, सेंट
पीटरबर्ग समिट हुआ था। सेंट पीटरबर्ग समिट हुआ था। सेंट पीटरबर्ग समिट कब हुआ था? 2010 में हुआ था। ठीक है, इसमें यह हुआ कि भाई जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, मतलब जितने भी कंट्रीज जिनमें टाइगर पाया जाता है, क्योंकि टाइगर जरूरी नहीं है सारे कंट्री में पाया जाता है, कुछ ही ऐसे कंट्रीज हैं, टोटल 13 ऐसे टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जिसने टारगेट लिया, जिसने इस समिट में टारगेट लिया कि अपने को 2006 में जो भी टारगेट थे, टाइगर्स थे, मतलब इंडिया में 14-11 टारगेट था, ठीक है, 2006 में। अपने को 2022 तक, मतलब 2006 से 2022 तक अपने को बेसिकली 2010 में ये टारगेट लिया था, 2010 की समिट थी कि अपने को डबल करना है, TX2। आप लोग सुन, मतलब बार बार इसे पढ़ते होंगे हर जगह मैगजीन में, TX2 मतलब अपने को टाइगर की संख्या जो है वो डबल करनी है, जो भी 2006 में था उससे डबल करनी है 2022 तक। ये अपना टारगेट था, सेंट पीटरबर्ग समिट में लिया गया था। ठीक है, तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब इसका देखिए कि बेसिकली जो इसमें कुल मिला के 53 टाइगर रिजर्व हैं, कुल मिला के 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे पहला टाइगर रिजर्व आप यहाँ देख सकते हैं, ये इन दोनों का नाम आया है, बांदीपुर और कॉर्बेट। और जनरली कॉर्बेट कॉर्बेट को माना जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला टाइगर रिजर्व, चूंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जनरली 1936 में जो है यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन का काम शुरू हो गया था, 1936 में। ठीक है, तो कॉर्बेट जो है काफी पुराना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कॉर्बेट जो है अपना काफी पुराना टाइगर रिजर्व है, और कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो शुरुआत में जो क्या था, जो कि उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, तो ब्रिटिश टाइम्स में जो था ये यूनाइटेड प्रोविंस ही था बेसिकली। बाद में जो है ये अलग हो गया, तो ये उत्तराखंड में आ गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क काफी बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और बेसिकली टाइगर रिजर्व, सॉरी, काफी बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, जिसका एरिया सबसे बड़ा है, वो है नागार्जुन श्रीशैलम। तो नागार्जुन श्रीशैलम जो है बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, तो ये जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके अंतर्गत आता है। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो मैंने आपको दो फैक्ट और बता दिए। सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो है वो माना जाता है कॉर्बेट को, और उसके अलावा जिम कॉर्बेट। इसके अलावा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश जो ये टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बता दिए, जो ढेर सारे फैक्ट्स बताए, कुछ फैक्ट्स में ढेर सारे फैक्ट्स बताए, सारे फैक्ट्स जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग की जाती है, मान लीजिए हर 4 साल पे जो है टाइगर का मॉनिटरिंग की जाती है कि इनकी संख्या बढ़ी है या घटी है, उससे कुछ टेक्निक होते हैं। एक होता है पग मार्क, मतलब जो टाइगर के जो एक तरीके से जो चलता है, तो उसके बाद जो मार्क का निशान होता है, उसके बेसिस पे इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि भाई ये एक टाइगर दूसरे टाइगर से अलग है, सेम है, क्या है, नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कैमरा ट्रैपिंग होता है। इसके अलावा क्या होता है? कैमरा ट्रैपिंग। ठीक है, तो कैमरा ट्रैपिंग जो है, इसमें क्या होता है कि टाइगर जो होते हैं उसके शरीर पे जो है अलग अलग टाइगर के अलग अलग तरह के निशान होते हैं। हम लोग को सिमिलर दिखते हैं, लेकिन ध्यान से उनका फोटो खींच कर देखा जाए तो हर टाइगर का एक अलग अलग आइडेंटिफिकेशन, ऐसे मार्क्स होता है, उसके चेहरे पे हो सकता है, इस तरह की लाइनिंग होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है उससे जो है एक टाइगर का दूसरे टाइगर से डिफ्रेंशिएट करके हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एम स्ट्रिप्स कहते हैं। तो एम स्ट्रिप्स आपसे जैसे फिल्म्स में भी पूछ दे कि भाई एम स्ट्रिप्स क्या होता है, तो टाइगर के काउंटिंग के लिए बेसिकली ये टेक्निक यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली जियोग्राफिकल, GIS, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के द्वारा जो है इनकी वो किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कैमरा ट्रैप के द्वारा किया जाता है, और एम स्ट्रिप्स के द्वारा जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो मैंने टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बता दिया। आपको बेसिकली इसमें याद क्या करना है? जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताया, ये फैक्ट्स तो आपको याद करने ही करने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी टाइगर रिजर्व जो हैं, जो भी 53 टाइगर रिजर्व हैं, ये कौन से स्टेट में आते हैं। तो आपको स्टेट का नाम याद रखना है कि बांदीपुर कर्नाटक में है, कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कान्हा जो है वो MP में है, मानस आसाम में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, पालामू झारखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, पेरियार केरला में है। तो ये सभी बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है क्वेश्चन इससे बनेंगे। और इस साल नहीं बने, अगले साल बने, लेकिन ये सब एवरग्रीन टॉपिक है, क्योंकि जो जो भी टॉपिक मैं प्रीलिम्स को स्पेसिफिक करा रहा हूँ वो सभी एवरग्रीन टॉपिक है, मतलब उससे कभी भी किसी भी साल किसी भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आइए जो हम लोग का अक्टूबर मंथ का, चलिए शुभारंभ करते हैं हम लोग अक्टूबर 2022 मंथ है करंट अफेयर का। तो हम लोग टारगेट लेते हैं कि अगले 10 लेक्चर में जो है अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, तो सितंबर मंथ का हो चुका है, वो जो है आप लोगों ने जिन्होंने कवर नहीं किया है, जिन्होंने कवर नहीं किया है वो जाके उसको कवर करिए, और अक्टूबर मंथ का फिर से शुरू करिए। ठीक है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और साथ साथ भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंटरलिंक होता है, आप साथ साथ भी जो है अक्टूबर का कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, तो बेसिकली डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन इंडिया।
अब इंडिया में जो है लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है, इंडिया में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है, ठीक है। और जनरली ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ये हो रहा है, ठीक है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब इसकी जो जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करने की जनरली सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसमें होगा क्या, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। मतलब कोई भी लैंड रिकॉर्ड है, अभी इसका मतलब आपको डिटेल से बताऊंगा क्यों इसकी आवश्यकता है। तो कोई भी लैंड रिकॉर्ड है, मतलब मान लीजिए आपकी ही कुछ जमीनें होंगी गांव में जो जमीनें होंगी उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, उसको तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने रिकॉर्ड में जो है मतलब सभी का कंप्यूटराइज किया जाएगा, मतलब सभी को कंप्यूटर पे जो है सभी के लैंड रिकॉर्ड को क्या करेगी, स्टोर करेगी, ठीक है। आपके जो लैंड है उसका स्पेसिफिकेशन होगा, उसका कार्ड बनेगा, उसको आइडेंटिफिकेशन होगा, तो सभी चीजें होंगी, सर्वे होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा बेसिकली ये कुल मिला के 29 ऐसे स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं जिनमें बेसिकली ये हो रहा है, क्योंकि लैंड जो है बेसिकली जो है स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके अंदर इसका आ जाता है एक तरीके से पावर। तो बेसिकली क्या, स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्करेंस से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्करेंस से जो है ये काम हो सकता है, ठीक है। और ऑलरेडी जो है ये इसमें दिखा रहा है, ऐसा डाटा बोल रहा है कि 94% विलेज में जो है ऑलरेडी ये काम हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको डाटा दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नेतृत्व में जो है बेसिकली ये काम हो रहा है। जो भी लैंड रिकॉर्ड है उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, उनको जो है डिजिटलाइज किया जा रहा है। अब इसका हम लोग समझेंगे सबसे पहली बात कि इसका आवश्यकता क्यों है, ठीक है। सिग्निफिकेंस और कंस्ट्रेंट्स तो बाद में आते हैं, पहले ये हम लोग समझते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है। इसके अलावा जो स्वामित्व स्कीम है, जो स्वामित्व स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनके साथ में चल रही है। इसमें क्या करेंगे, ड्रोन के बेसिस पे, जो ड्रोन हम लोग शादी वगैरह में जनरली हम लोग शादी वगैरह में देखते हैं कि भैया आसमान में उड़ रहा होता है, पिक्चर्स ले रहा होता है, वो बेसिकली उसी ड्रोन के थ्रू जो है लैंड, जो भी भूमि है, क्योंकि गांव में बहुत बड़ी बड़ी जो है एक तरीके से खेत है, सब कुछ है, उसको कवर करने के लिए, देखने के लिए ड्रोन का यूज किया जा रहा है, उससे कवरेज होगा। तो ड्रोन के थ्रू जो है एक तरीके से बेसिकली एक तरीके से सर्वे किया जाएगा, तो सर्वे के लिए ड्रोन का यूज किया जा रहा है। और एक बार सर्वे होने के बाद प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। तो एक तरीके से सर्वे किया जा रहा है, प्रॉपर्टी कार्ड किया जा रहा है, और डिजिटल तरीके से कंप्यूटर में रजिस्टर किया जा रहा है आपके लैंड रिकॉर्ड को, मतलब कि कितनी भूमि है, कहाँ पे है, ठीक है, आपस में आसपास किसकी भूमि है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो आपका और किसी का, ठीक है, सरकार का हो चाहे आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, चाहे जो भी आसपास के जिसकी जमीनें हैं। अब देखिए इस बात को समझिए, सिग्निफिकेंस और कंस्टेंट मतलब से क्या सिग्निफिकेंस और क्या समस्या है वो तो बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समस्या क्या है, समस्या ये है कि जब भी आप जमीन खरीदने बेचने जाते हैं तो उसमें ढेर सारी समस्याएं होती हैं। उसमें समस्या ये होती है कि भाई लैंड जो जमीन की कागज है वो सही है या नहीं है, जमीन की कागज सही है या नहीं है, ठीक है। आप किससे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, आपस में कुछ रिलेटिव्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, या आसपास की जो जमीनें होती हैं उनसे डिस्प्यूट होता है, या सरकार से डिस्प्यूट होता है। सरकार जो लैंड एक्विजिशन करती है, आपकी जमीनें लेती है रोड बनाने के लिए या किसी परियोजना के तहत, तो उसमें डिस्प्यूट होता है कि भाई हम सरकार को जमीन नहीं देना चाहते हैं, सरकार कुछ रेट प्रोवाइड करती है, सरकार के जो रेट है, जो भी सर्किल रेट है, उससे हम संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई इन समस्याओं को कम कैसे किया जाए, या कुछ बिचौलिए होते हैं जो पैसा खा जाते हैं, या कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो आपको आपकी जमीन को रजिस्टर करने में या रजिस्टर करने में जो है कुछ एक तरीके से घूस लेते हैं। अब इसमें बेसिकली करना क्या है कि जिसे डिजिटलाइज किया गया, तो डिजिटलाइज किया गया तो इसमें किया क्या गया बेसिकली, इसमें हुआ क्या कि जैसे कोई भी लैंड पार्सल है, मान लीजिए ये एक तरीके से जमीन है, ठीक है, वो जमीन का टुकड़ा मान लीजिए, लैंड पार्सल को कहते हैं जमीन का टुकड़ा, ठीक है। तो ये मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, तो ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें कई लोगों की जमीनें हैं। मान लीजिए ये आपकी जमीन है, मान लीजिए ये आपकी जमीन है, ये 1 नंबर है, ठीक है, एक बड़ा बड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। और ये दूसरा नंबर जो है ये किसी और की जमीन है, ये तीसरा नंबर किसी और का है, चौथा किसी और का है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो लैंड डिजिटलाइजेशन होगा, जो लैंड डिजिटलाइजेशन होगा उसमें इन सभी को, एक दो तीन चार, मान लीजिए 4 लोग हैं, इन सभी को बेसिकली सर्वे करने के बाद एक सर्वे किया जाएगा, चाहे ड्रोन के थ्रू किया जाए, चाहे पर्सनली किया जाए। एक सर्वे करने के बाद सभी को एक यूनिक नंबर मिलेगा कि भाई आपका जमीन जैसे 1 नंबर की जमीन है, तो उसको एक यूनिक नंबर से, आपका आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड नंबर आपका होता है, तो आधार कार्ड नंबर सबका यूनिक है, मेरा और आपका नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलरली जो जमीनें हैं, इन जमीन का भी एक तरीके से क्या होगा, एक नंबरिंग होगी कि भाई आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। अब जितने डिजिट का दिया जाता है वो बाद की बात है, तो एक आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और वो हर किसी का अलग होगा। वो यूनिक नंबर का बेसिकली आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे होगा कि आपकी जमीन मान लीजिए इतने स्क्वायर फीट है, मान लीजिए उसमें सब कुछ रहेगा, यूनिक नंबर दिया जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा उसमें डिटेल्स भी रहेंगे कि आपकी जमीन इतने स्क्वायर फीट है, ठीक है। इन सभी का रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइजेशन के तहत लिया जाएगा, इतने स्क्वायर फीट है या जिस पैरामीटर से वो लें, बीघा हो या एकड़ हो, जो भी हो, इनका जो पैरामीटर हो। इसके अलावा क्या होगा, बेसिकली इसके जियो कोऑर्डिनेट सेट किए जाएंगे। जैसे अर्थ है तो अर्थ का जियो कोऑर्डिनेट सेट है ना, कि इंडिया जो है, मान लीजिए इंडिया है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, और नॉर्थ का बेसिकली क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट है, यही है शायद, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है 30 डिग्री जो है, एक तरीके से ये क्या है, 30 डिग्री लेटीट्यूड, 30 डिग्री लेटीट्यूड जो है इंडिया का, मान लीजिए ये नॉर्थ है तो 30 डिग्री लेटीट्यूड इंडिया कवर कर लेता है, समझ रहे हैं। सिमिलरली जो इंडिया का वेस्ट है वो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 68 डिग्री 7 मिनट है लॉन्गिट्यूड। और ये जो क्या कहते हैं, जो बिल्कुल ईस्ट वाला पोर्शन है वो 97 डिग्री 25 मिनट जो है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। जो ये वेस्ट, जो बिल्कुल ईस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस से हमने इंडिया का ज्योग्राफिकल एक तरीके से विस्तार देख लिया कि भाई इतने लैटिट्यूड से लेके इतने लैटिट्यूड तक इंडिया है, और इतने लॉन्गिट्यूड से लेके इतने लॉन्गिट्यूड तक इंडिया है। और बेसिकली ऐसे ही अपना पूरा अर्थ है। तो पूरे अर्थ के किसी भी लैंड को, चाहे वो किसी भी उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो, तो बेसिकली हम सभी का एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो है इन सभी जमीनों का भी एक तरीके से क्या हुआ, कोऑर्डिनेट सेट कर दिया जाएगा कि आपकी जमीन जो है इस कोऑर्डिनेट पे है, आपकी जमीन इस कोऑर्डिनेट पे है, आपकी जमीन इस कोऑर्डिनेट पे है, आपकी जमीन इस कोऑर्डिनेट पे है। तो एक तरीके से एक कोऑर्डिनेट सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सेट हो जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट सेट हो जाएगा, ताकि भविष्य में जो है किसी प्रकार डिस्प्यूट ना हो। तो अब इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ कि भाई एक नंबर डाला जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में, भविष्य में क्या होगा, एक नंबर मैंने डाला 24567 पी ए 24567, तो मैंने एक नंबर डाल दिया कंप्यूटर पे अधिकारी ने, तो तुरंत जो है उस जमीन का, जो ये जमीन है उसका रिकॉर्ड खुल जाएगा, भाई अच्छा फलाना का जमीन है, इस बंदे का जमीन है, इतना उसका जमीन का एक एरिया है, इतने कोऑर्डिनेट पे है, इतनी इसकी प्राइस, यहाँ तक कि प्राइस का भी लगभग अनुमान आ जाएगा कि इतनी प्राइस जो है इस जमीन की होगी, इतनी प्राइस जो है ये इस जमीन की होगी। इसके अलावा सर्किल रेट तक आ जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपको लोन लेना है, आपको लोन लेना है, आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक भी जो है आपको लोन देने से पहले एक बार तुरंत जमीन चेक कर लेगी, अच्छा कितना लोन इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा इससे फायदे क्या क्या होंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इससे फायदा ये होंगे कि मान लीजिए आपको लैंड रजिस्टर करना है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी जो है वो इजी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी डिजिटलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, कि जो हम लोग जैसे जमीन का जाके रजिस्ट्री कराते हैं, जो रजिस्ट्री कराते हैं उसमें भी क्या होगा, एक तरीके से डिजिटलाइज जब ये हो जाएगा, रजिस्ट्री भी जब डिजिटलाइज हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा बेसिकली, कि आपका जो है जमीन के लिए आपको चक्कर, अधिकारियों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। वहाँ जो बाबू बैठा है, वहाँ जो अधिकारी बैठा है, जो स्टाफ बैठा है, उसके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आपका रिकॉर्ड सही है, आप सही जमीन ले रहे हैं, तो किसी प्रकार का घूस का चक्कर जो है, जो अपने को ब्राइबरी देनी पड़ती है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा जमीन का जो लेन देन है वो भी स्मूथ हो जाएगा, खरीद फरोख्त, खरीदने वाला भी जानेगा ये रेट है, बेचने वाला भी जानेगा ये रेट है, खरीदना है खरीदो। कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, कोई किसी को ठगेगा नहीं कि भाई ये 1 करोड़ की जमीन है, उसको कोई 5 करोड़ में खरीद ले, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब कई तरीके से जो है, एक तरीके से जमीन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ये जमीन जो है वो सरकार के अंतर्गत है। कई लोग जो है, एक समस्या आती है कि भाई सरकार की जमीन होती है, कोई किसी को बेच देता है, अरे किसको, किसने तुमको अधिकार दिया भाई सरकार की जमीन को तुमको बेचने को, ठीक है। तो इस तरह की जो धांधली है वो चलती है, तो ये सब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब बेसिकली जो है, अब बेसिकली सिग्निफिकेंस के बारे में, जो ये सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट है, ये सभी चीजें इसी में इंक्लूड हो गई, जो मैं आपको बोल दिया उसमें इंक्लूड हो गई। रिड्यूस लिटिगेशन मतलब किसी तरह के विवाद को, किसी भी तरह के विवाद को, उसको बेसिकली लैंड डिस्प्यूट, किस तरह के विवाद को एक तरीके से कम करेगा ये, ठीक है। इसके अलावा रिवेन्यू जनरेशन, मान लीजिए कुछ ऐसे जमीनें हैं जो सरकार के अंदर है, उससे कुछ सरकार रिवेन्यू जनरेट कर पाएगी। और जहां पे देख रही है किसी के पास जमीनें ज्यादा है, तो हो सकता है फ्यूचर में प्रोविजन ला जाए, मान लीजिए आप बहुत अमीर हैं, तो बहुत अमीर, आपके पास 100 एकड़ जमीन है, आपके पास इनकम भी बहुत आ रहा है, तो डायरेक्टली जैसे हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे इनकम आता है तो टैक्स लगता है ना भाई, इनकम टैक्स लगता है। सिमिलरली कोई एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत ज्यादा कमा रहा है, बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो हो सकता है भविष्य में जो है उसकी जमीनों के आधार पर कुछ टैक्स वगैरह भी सरकार जो है कलेक्ट करना शुरू कर दे। इसके अलावा एक ये होता है कि भाई ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी लोगों के पास आते हैं, फालतू जगह से जो पैसे आते हैं, उन पैसों को बेसिकली इन्वेस्ट किस में किया जाता है, जमीनों में किया जाता है। तो लैंड रिकॉर्ड अगर रहेगा तो ये भी गवर्नमेंट चेक करते रहेगी, जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं वो बेचारे बेसिकली कहाँ कहाँ पैसा जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी जमीनें खरीद रहे हैं। इनकम भले सरकारी अधिकारी की 50,000 हो, लेकिन उसके पास 50 करोड़ की जमीन है, ठीक है। तो ये सभी जो है गवर्नमेंट जो है एक तरीके से चेक कर पाएगी। इसके अलावा जो एक तरीके से डिसबर्सल ऑफ बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स जो वेलफेयर स्कीम है, जो गरीबों को दी जाती है, बेनिफिट्स दी जाती हैं,
उन बेनिफिट्स को बेसिकली देखा जाएगा। भाई किसी के पास बिल्कुल से मतलब मान लीजिए आधे एकड़ की जमीन है, आधे एकड़ की जमीन है और वो बेचारा खेती कर रहा है, उसी पे निर्भर है, तो गवर्नमेंट चेक कर पाएगी भाई इसकी जमीन जो है, इसके पास मतलब छोटी जमीन है, छोटी जमीन है, इसका एक तरीके से उपज कम होती होगी, इसका प्रोडक्शन कम होता होगा, इसको देने की आवश्यकता है, इसको जो है एक तरीके से वेलफेयर स्कीम्स में इंक्लूड करने की आवश्यकता है। तो कई तरीके से जो है एक तरीके से ये फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो है इसमें बहुत कुछ जो है, बहुत कुछ इसमें बेसिकली बताने को नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा और जो बेसिकली एक तरीके से स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। लैंड ट्रांजिशन हो, लैंड की खरीद फरोख्त हो, किसी तरह का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो, ठीक है, किसी तरह का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो। और बेसिकली एक तो समस्या है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इतने सारी जमीनों का डिजिटलाइज करना आसान काम नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप एक प्रोसेस, हर जमीन का एक तरीके से सर्वे होगा, वहां पे अधिकारी जाएंगे या स्टाफ जाएंगे, उसका एक तरीके से ड्रोन सर्वे हो चाहे जो भी सर्वे हो, उसका सर्वे होगा, फिर उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। तो एक मतलब जो पहला प्रोसेस है वो एक तरीके से बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन जो बाद में जो है एक तरीके से समस्याएं जो है तो कई स्तर पे जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि आप देखते हो जो जुडिशरी है, जो अपना कोर्ट है, काफी सारे ऐसे केस जो जाते हैं वो जमीनों वाले विवाद होते हैं, जो छोटे मोटे केसेज होते हैं भाई उसमें, और काफी इसमें बेसिकली जो है हत्याएं हो जाती हैं, मर्डर्स हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो ये जुडिशरी जो है इसके ऊपर जो है बर्डन जो है एक तरीके से कम होगा। तो चलिए ये वाला टॉपिक जो है हो गया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो इसमें मैंने आपको बेसिकली जो है ये टॉपिक जो है बेसिकली आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक तरीके से एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज, मतलब बहुत आवश्यक हो, अगर बहुत आवश्यक हो तभी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी तुम मुंह उठा के बंद कर दिए, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन से पहले समझ लीजिए डिटेंशन होता क्या है। जैसे आर्टिकल 22 जो संविधान में अपने है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 है, ये बेसिकली जो है प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ जो है प्रोटेक्शन देता है। अब बेसिकली दिक्कत क्या है कि मतलब कोई भी लॉ बनता है, उस लॉ का गवर्नमेंट जो है या पुलिस अधिकारी जो भी है, पुलिस जो है वो एक तरीके से हो सकता है कि थिन लाइन होती है, वो गलत यूज भी कर सकती है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी एक तरीके से गलत यूज हो सकता है। अब तो डिटेंशन समझ लीजिए, मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, इसका मतलब समझिए इसमें दो तरह के डिटेंशन होते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन, तो प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब हुआ कि आपने कोई क्राइम कमिट किया, आपने कोई क्राइम कमिट किया, ठीक है, और उसके बाद आपको डिटेंशन मतलब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। इसमें जनरली प्रोसीजर क्या होता है, मान लीजिए आपने चोरी कर ली, फॉर एग्जाम्पल, आप बुरा मत मानिएगा, आपने चोरी कर ली, ठीक है। तो आपने कोई क्राइम कमिट किया, आपने कोई क्राइम कमिट किया, ठीक है। अब क्राइम कमिट करने के बाद बेसिकली होता क्या है कि आपको अरेस्ट किया जाता है। किसी ने जाके शिकायत कर दी कि इस बंदे ने चोरी कर ली, तो पुलिस आएगी आपके पास, आपको अरेस्ट करेगी, सिंपल सी बात है। उसके शिकायत करने से आपको अरेस्ट करेगी। बेसिकली होता क्या है, फिर अरेस्ट करने के बाद बेसिकली चार्जशीट फाइल होता है, ठीक है। तो पुलिस जो है आपके ऊपर चार्जशीट फाइल करेगी, ठीक है। तो फाइल चार्जशीट, तो ये जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ, अरेस्ट किया गया, चार्जशीट फाइल हुआ, ठीक है। उसके बाद जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, आपको फिर 24 आवर के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने, जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने आपको पेश किया जाएगा, ठीक है, कि इस बंदे ने है, इसके खिलाफ ऐसे चार्ज है, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि भाई आपकी कस्टडी जो है वो एक्सटेंड कर सकता है कि नहीं, भाई इसको पूछताछ करो, जुडिशियल कस्टडी जो है बेसिकली, इसको पूछताछ करो, इसको रखो, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो है जुडिशियल कस्टडी में जा सकता है, ठीक है। एक बार आप जुडिशियल कस्टडी में चले गए, एक बार चले गए, हो सकता है आपकी कस्टडी फिर एक्सटेंड हो जाए और आपको केस चलेगा प्रॉपरली। जो केस चलता है आप लोग पिक्चर्स में देखते होंगे, केस चलता है, ठीक है। तो आपके ऊपर केस चलेगा, क्या होगा, केस चलेगा, ठीक है। केस चलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि जजमेंट आएगा, आपकी तरफ से भी वकील होगा और जो अपोजिट पक्ष है उसकी तरफ से वकील होगा, गवर्नमेंट वकील होगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर आप सही हैं तो फिर आप बरी हो जाएंगे, अगर आप गलत हैं तो फिर आपको सजा होगी। एक तरीके से जजमेंट आ जाता है, लास्ट में जजमेंट आता है। तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि आपको क्राइम कमिट करते हैं, अरेस्ट होंगे, चार्जशीट फाइल होगा, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत किया जाएगा और आपको फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और केस चलेगा, आपको सजा मिलेगी या आप बरी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है इसमें ये हिसाब किताब नहीं है, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको पुलिस जो है वो उठा लेगी, बोलेगी भाई तुम पब्लिक डिसऑर्डर करने वाले हो, अभी किए नहीं हो, तुमसे हमको लग रहा है कि तुम कल जाके जो है कुछ ऐसा कर दोगे जो कि नहीं करना चाहिए था, पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो पब्लिक डिसऑर्डर के नाम पे आप कुछ क्राइम, आप जाके कहीं बम फोड़ देंगे या आप कहीं जाके कुछ ऐसा प्रोटेस्ट कर देंगे जो कि मतलब एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो इस तरह कुछ अगर समस्या करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो उसको आपको पुलिस को अधिकार है कि आपको पहले ही जो है पकड़ के जेल में बंद कर देगी।
तो इसमें जैसे जो आर्टिकल 22 है, ठीक है, तो आर्टिकल 22 जो है बेसिकली आर्टिकल 22, इसमें क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है। तो क्लॉज 1 क्या कहता है आर्टिकल 22 का? आर्टिकल 22 बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ठीक है। आप समझिएगा, ये सब क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, पीसीएस में तो फैक्चुअल पूछ सकते हैं, यूपीएससी में जो है बेसिकली ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं। हर साल यूपीएससी फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन पूछती है, और हर साल डीपीएसपी से ही पूछती है, हर साल प्रियम्बल से ही पूछती है, फंडामेंटल ड्यूटी से ही पूछती है। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है उसके वो बेसिकली काफी आसान क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है। तो आपको मतलब सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हम उसको अगर अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बताना पड़ेगा भाई तुमने ये क्राइम कमिट किया है, तुमने चोरी किया है। उसको उसके अधिकार भी बताए जाएंगे, क्लॉज 1 कहता है। उसको उसके अधिकार बताएंगे कि भाई तुम्हारे ये अधिकार है, तो अपने लॉयर से, तो अपने लीगल एडवाइजर से तुम बात कर लो, ठीक है, उसको बुला लो। तो ये आर्टिकल 2021 बेसिकली क्या करता है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, आपके राइट्स भी बताए जाएंगे। इसके अलावा जो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज 2 क्या कहता है, बोलता है क्लॉज 2 बेसिकली कि आपको 24 घंटे में जो है मजिस्ट्रेट के अंदर के सामने, 24 घंटे मतलब बहुत समय आपको पुलिस बंद नहीं करेगी, आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत करेगी। ये ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड करके 24 घंटा है। मान लीजिए पुलिस आपको कहीं से अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने ला रही है, तो 2 घंटे आने जाने में लगे तो उसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो 24 घंटे जो है इस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 जो है वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 जो है आपको 24 घंटे मजिस्ट्रेट। लेकिन ये जो आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, ये दो केस में नहीं है। दो केस में किसमें नहीं है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं है, ये प्यूनेटिव डिटेंशन के लिए है। मतलब आपने क्राइम कमिट किया उसके बाद ऐसा है, प्रिवेंटिव वाले केस में ये आपकी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मतलब आपको 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यही समस्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ, समझ रहे हैं ना? समस्या आप समझ गए होंगे कि बेसिकली आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लिया जाएगा, आपको बेसिकली पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, समझ रहे हैं? इसके अलावा जो ये जो दो मैंने आपको बताया क्लॉज 1 और क्लॉज 2, जिसमें आपको इन्फॉर्म किया जाता है, मजिस्ट्रेट सामने लिया जाता है, ये एनिमी एलियन के लिए भी नहीं है। एनिमी एलियन समझ रहे हैं? कोई ऐसी बाहरी कंट्री जिससे हमें दुश्मनी है, वहां कोई नागरिक है उससे एनिमी एलियन, ठीक है, उसको भी बेसिकली ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन पे जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो है दोनों को राइट्स हैं, दोनों का अधिकार है बेसिकली इस पे लॉ बनाने के, ठीक है। तो इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसमें क्या है? इसमें बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये है कि आपको मैक्सिमम 3 साल के लिए, सॉरी 3 महीने के लिए, मैक्सिमम जो है 3 मंथ, तो मैक्सिमम 3 मंथ जो है आपको जो है जेल में बंद किया जाएगा, आपको जो है डिटेन किया जाएगा, ठीक है। और ये 3 महीना जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, 3 महीना एक्सटेंड हो सकता है अगर एडवाइजरी बोर्ड कह दे। एडवाइजरी बोर्ड में जनरली हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो एडवाइजरी बोर्ड अगर कह दे, जनरली इसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। तो एडवाइजरी बोर्ड अगर कह दें कि भाई इसको और इससे जो है पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है भविष्य में, इसको और एक्सटेंड कर दो 3 महीने, तो वो बेसिकली आपका एक्सटेंड हो जाएगा पीरियड। तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में मैंने बताया कि आपको फैसिलिटी नहीं है जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 वाले, कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आपको मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत किया जाएगा, आपको 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है, और आपको एक्सटेंशन भी हो सकता है एडवाइजरी बोर्ड अगर बोल दे, ठीक है। तो मैंने डिटेल से आपको बताया कि भाई आर्टिकल 22 क्या है, क्लॉज 1 क्या है, क्लॉज 2 क्या है, क्लॉज 3 क्या है, ठीक है। और क्लॉज 4 जो है वो क्या है? क्लॉज 4 यही था कि भाई आपको जो है बेसिकली 3 महीने डिटेन किया जाएगा, और एडवाइजरी बोर्ड से बेसिकली आपका एक्सटेंशन हो सकता है अगर आप वो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जो मैंने आपको बताया, वही चीज है कि भाई आपको जो है सिर्फ आप क्राइम कमिट कर सकते हैं, ऐसा पुलिस को लग गया, पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, तो आपको जो है बिना ट्रायल के जो है वो कमिट वो कर सकते हैं। अब बेसिकली जो है ऐसा ही एक लॉ जो है, ये ब्रिटिश टाइम पे भी बेसिकली आया था, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में सभी जानते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। बेसिकली ये 1999 में जो है ये एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है आया था, इसको इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, ब्लैक एक्ट, काला कानून, ठीक है। इसमें यही था भाई किसी को भी जो है बंद कर दो 2 साल के लिए, और उसके बाद फिर वो जेल में रहे। कुछ बताना नहीं है भाई तुम क्या किए हो क्या नहीं किए हो, बस तुम कर सकते हो। तुम ब्रिटिश के ऊपर जो है ऐसा कुछ मतलब एक तरीके से तुम एक तरीके से खतरा हो, तो तुमको बेसिकली ब्रिटिश जो है वो जेल में डाल देगी। तो इसको ब्लैक एक्ट भी कहा था। और रॉलेट सत्याग्रह जो है गांधी जी ने ऑर्गेनाइज भी किया था, और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज भी किया था ऑल ओवर इंडिया। और इसमें आपको पता भी होगा कि इसी एक्ट के विरोध में कुछ लोग जालियांवाला बाग में जो है एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जालियांवाला बाग जो एक तरीके से इंसिडेंट हुआ था, जालियांवाला बाग आपको याद होगा,
पढ़े होंगे आप। तो जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो इसी एक्ट का बेसिकली विरोध करते थे। दो लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। तो उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया था और उनको बेसिकली वहाँ 1000 लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा रही थी। किसने चलवा दी थी उस टाइम? गवर्नर थे। गवर्नर कौन थे? पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर जो थे, एमओ डायर लिख दे रहा हूँ मैं, माइकल ओ डायर, तो ये गवर्नर थे। इन्होंने ही बेसिकली क्या की थी, गोलियां चलवा दी थी और हजारों लोगों की भी मृत्यु हो गई थी, जो कि एक बहुत ही मतलब एक तरीके से वो इंसिडेंट था। और उसी इंसिडेंट के बाद जो है एक तरीके से जो उधम सिंह है, उधम सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे, क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने 1940 में जाके जो है एक तरीके से इसमें गोली मार दी इसको, माइकल ओडायर को। ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना, दो डायर थे। एक माइकल ओडायर थे जो कि गवर्नर थे। इसके अलावा जिसने एक तरीके से जो उस टाइम गोलियां चलवा रहा था वो ब्रिगेडियर या जनरल था, जनरल रिनाल्ड डायर उसका नाम था, रिनाल्ड डायर। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। इसने उस टाइम जाके गोलियां चलवाई थी, लेकिन इसको ऑर्डर देने वाला कौन था? माइकल ओडायर ऑर्डर, इसीलिए इसको इसने मारा। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, और ब्रिटिश टाइम पे भी इसका यूज किया गया था, जिसको रॉलेट रॉलेट एक्ट जिसको कहते थे। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें वो यही बोल रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एनसीआरबी जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट देती है, तो एनसीआरबी मैंने आपको बताया था, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट देती है एनसीआरबी, रोड एक्सीडेंट वाला रिपोर्ट देती है, सुसाइड वाला रिपोर्ट देती है, प्रिजन स्टेटिंग मतलब प्रिजन वाला, तो ये तीन इंपॉर्टेंट एनसीआरबी के रिपोर्ट आते हैं। इसने बताया एनसीआरबी का रिपोर्ट बेसिकली 1.1 लाख करोड़, सॉरी 1.1 लाख पीपल वर रिप्लेस्ड अंडर द प्रिवेंटिव। तो 1 लाख लोगों को लगभग जो है इसमें अरेस्ट किया गया 2021 में। 1 लाख लोग बहुत होते हैं, 1 लाख लोग कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। 1 लाख लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया, ऐसा क्या उन्होंने किया कर दिया? तो बेसिकली उसके बारे में कुछ तो होना चाहिए कि भाई आप किसको उठा सकते हैं, किसको नहीं उठा सकते हैं। इसमें समझिए, यहाँ पे जैसे डाटा दिया हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ऐसे जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें से 78% ऐसे केस थे जो कि इनकरेक्ट पाए गए। मतलब जब वो कोर्ट में गया तो इसको इनकरेक्ट पाया गया, भाई बिना मतलब के उसको उठा लिया था। तो 78% जो एक तरीके से फ्लॉ है इसमें, आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो काफी ज्यादा पावर एक तरीके से दे दिया गया है पुलिस के हाथ में, जो कि सही नहीं है। और इसका बेसिकली काफी जगह यूज होता है, चाहे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हो, यूएपीए के बारे में आप लोग सुनते होंगे, जिनमें टेररिस्ट एक्टिविटी इस तरह के परफॉर्म करने के लिए उससे पहले जो है ये एक्ट यूज किया जाता है। और चूंकि पुलिस के पास भी एक तरीके से वो है कि भाई ये बंदा जो है टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। और एक टेररिस्ट एक्टिविटी अगर परफॉर्म हो गई तो 50-100 लोग तो मर ही जाते हैं उसमें, बम ब्लास्ट हो या कुछ भी हो। तो पुलिस भी है जो इस तरीके से जो टेररिस्ट वाला जो एक्ट है या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है, उसमें बेसिकली इस तरह के जो प्रोविजंस हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली इसलिए लाई थी कि भाई इस तरह के जो लोग होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं और मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी एक तरीके से टेररिज्म वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए पुलिस की भी मजबूरी है, लेकिन यही बात है कि भाई पुलिस के पास जो है एक तरीके से एक्सेसिव पावर आ जाता है कि भाई किसी को भी अरेस्ट करके कितने भी समय के लिए, मतलब मैक्सिमम 3 महीने बहुत लंबा समय होता है। कोई आम व्यक्ति अगर 3 मंथ के लिए अरेस्ट हो जाए तो उसके परिवार के ऊपर उसके जो जिम्मेदारियां हैं, ढेर सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हम डिटेल से देखा कि भाई इसमें क्या क्या खामियां हैं, और ये सभी क्लॉज के बारे में हम डिटेल से देखा कि क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि शॉर्ट न्यूज है। तो शॉर्ट न्यूज के बारे में बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो शॉर्ट न्यूज में बेसिकली सबसे पहले यही है कि भाई केरला गवर्नर ने मिनिस्टर्स को रिमूव करने का एक तरीके से वो किया कि भाई आपको हम रिमूव कर देंगे। अब बात ये हुआ कि केरला के गवर्नर ने एक तरीके से धमकी दे दी, थ्रीटेंड धमकी दे दी कि भाई आपको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन क्या इनके पावर दिया गया है या नहीं दिया गया है, समझ रहे हैं ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो प्रेसिडेंट, जनरली प्रेसिडेंट और गवर्नर को सिमिलर पावर्स मिले हुए हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर को सिमिलर पावर्स मिले हुए हैं। तो प्रेसिडेंट को 74 75 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 74 75, और गवर्नर का आर्टिकल 63 163 और 164। ठीक है, ये जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, पावर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट इन डिस्चार्जिंग फंक्शन। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे उनके काम करने में, समझ रहे हैं ना? उनके डिस्चार्जिंग फंक्शन में उनको एडवाइस को भी काम होता है, तो उसको भी एडवाइस करेंगे। सिमिलरली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है वो, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे क्या होगा, गवर्नर, यहाँ गवर्नर को एडवाइस करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट स्टेट में ऐसा होता है, और पीएम जो है ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, कि भाई आपको ये ड्यूटी है। तो ये आर्टिकल 74 कहता है कि भाई उनके डिस्चार्ज फंक्शन करने में, आर्टिकल 74 ये सॉरी ये हो गया 163 और ये हो गया 74। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल कहते हैं कि आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को उनकी ड्यूटी जो है एक तरीके से डिस्चार्ज करने में, उनकी ड्यूटी करने में हेल्प करेंगे। और आर्टिकल 163 कहता है
कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सीएम के साथ जो है एक तरीके से जो हेड होते हैं सीएम उनके, और बेसिकली वो जो है गवर्नर को असिस्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली 164 और 164 क्या कहता है, तो आर्टिकल 75 और 164 जो है बेसिकली एक तरीके से आर्टिकल 75 जो कि सेंट्रल लेवल पे है, और आर्टिकल 164 जिसका यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, यहाँ पे जिक्र इसी का किया हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली ये होता है कि अदर मिनिस्टर्स, देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोवाइड चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है। तो आर्टिकल 164 कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करेंगे गवर्नर। तो गवर्नर अपने मन से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करते हैं, जो भी पार्टी जो होती है, जो मेजोरिटी में होती है, तो वो अपना एक तरीके से नेता चुनती है कि भाई हम इसको अपना सीएम मानने के लिए तैयार हैं, या हम इसको अपना पीएम मानने के लिए तैयार हैं। उस व्यक्ति को जो है मेजोरिटी में होती है जो पार्टी, उसमें से एक व्यक्ति को गवर्नर चुनते हैं सीएम बनने के लिए। और जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो सीएम की सलाह पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होते हैं सीएम की सलाह पे वो गवर्नर उनको मतलब एक तरीके से अपॉइंट करते हैं। तो अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ सीएम। तो सीएम बोलेंगे भाई ये 5 बंदे हैं, इनको मिनिस्टर बना दो, तो गवर्नर उनको बना देगा, ठीक है। अब वही बात ये भी होती है कि भाई यहाँ पे गवर्नर ने एक तरीके से धमकी दे दी कि भाई हम मिनिस्टर को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीएम के एडवाइस पे इन्होंने अपॉइंट किया है, और सीएम के एडवाइस पे ही हटा भी सकते हैं, बात सिंपल सी है। आप लोग जब पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत ठीक से, उसमें यही लिखा हुआ है कि सीएम के एडवाइस पे ही जो है उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो सीएम गवर्नर अपनी इच्छा से नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि 10 एज पर द करेंट अंडरस्टैंडिंग, तो अभी फिलहाल जो अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नर कैन नॉट रिमूव द मिनिस्टर एट हिज ऑन विल, मतलब अपनी इच्छा जब मन करे गवर्नर को तब नहीं हटा सकता है भाई। जब सीएम आपसे बोले कि इस मिनिस्टर को हटा दो तो वो हटा देगा, ठीक है। एक तो ये प्रोविजन है। दूसरा तब प्रोविजन है भाई कि गवर्नर हटा सकता है, समझ रहे हैं ना, जब विच द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट वाज लॉस्ट। मान लीजिए कि अभी जो कोई गवर्नमेंट बनी, मान लीजिए अभी यूपी में गवर्नमेंट बनी, तो यूपी में गवर्नमेंट बनी तो उसने मेजोरिटी एक तरीके से सिद्ध किया कि भाई हम मेजोरिटी में, तो गवर्नमेंट में है बनी, और सीएम सेलेक्ट हुए, मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, सीएम जिसको सीएम ने बोला उसको गवर्नर ने अपॉइंट किया। अब हो सकता है 1 साल बाद जो है, जो भी एमएलए हैं, स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं और पार्लियामेंट पे क्या होता है, एमपी होते हैं। तो एमएलए अगर बोल दे कि भाई हम जो है सीएम का समर्थन नहीं करते हैं, चाहे हम इस पार्टी का, हम जो है सीएम के साथ नहीं है, ठीक है, हम सीएम के साथ नहीं है, मतलब हम सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ नहीं है, ऐसा एमएलए कह दें, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, गवर्नमेंट जो है एक तरीके से जो एक तरीके से क्या होगा, वहां का जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेशन जो विधानसभा है, उसमें एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से फिर से जो है एक तरीके से ओपन वो होगा कि ओपन पोलिंग होगी कि भाई जो बेसिकली आप किसके साथ है, किसके साथ है। अगर अगर जो है फ्लोर टेस्ट कहते हैं, फ्लोर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर जो भी फिर से मेजोरिटी सिद्ध कर दी फिर तो ठीक है, नहीं तो जो है गवर्नर के पास अधिकार है, गवर्नर के पास अधिकार है, गवर्नर के पास अधिकार है कि क्या करेगा, जो है नया सीएम चुन लेगा जिसको मेजोरिटी होगी। तो अभी जो ये जो नाटक है, ये जो चीजें होती हैं, महाराष्ट्र में हाल में हुई है, महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बनी है उसमें हाल में हुई है। तो ये बेसिकली जो है आप वहां से एग्जाम्पल जो है आप आराम से देख सकते हैं कि क्या क्या नाटक चलता रहता है, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो फिलहाल जो इसमें टॉपिक में था वो यही था कि गवर्नर ने थ्रेटन किया मिनिस्टर्स को कि भाई हटा देंगे, तो वो गवर्नर के अधिकार में नहीं है, वो सीएम अगर एडवाइस करेगा कि भाई इसको हटाना है तभी हटा सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए, आईटी रूल्स। तो आईटी रूल्स में बहुत कुछ है मेरे को बताने को, बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से ये रूल। तो आईटी रूल जो है यहाँ पे सेंटर नोटिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल। तो आईटी रूल्स 2022 में बेसिकली ये आया, ठीक है। अब बेसिकली इस बात को समझिए, ये जो आईटी रूल है ये रिलीज किया गया, गवर्नमेंट के पास अधिकार है क्या आईटी रूल रिलीज करने का, तो हाँ है। आईटी एक्ट 2000 के तहत बेसिकली गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि भाई वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सकता है, इनको कंट्रोल कर सकता है। अब बात समझिएगा, एक बात समझिएगा कि भाई कोई भी रूल होता है तो कोई भी रूल रेगुलेशन करने के लिए आता है, या तो लोगों जो पीपल हैं, जो जनता है उनको रेगुलेट करेगी, या कंपनी को रेगुलेट करेगी, या डिपार्टमेंट को रेगुलेट करेगी, तो कुछ ना कुछ अधिकार छीनते हैं। लेकिन ये जरूरी क्यों है, गवर्नमेंट ने बताया आवश्यक क्यों है, आवश्यक क्यों है उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं, ठीक है। आवश्यक इसलिए है कि अब इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना, जैसे इंटरमीडियरी। तो ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। एक तरफ इंटरनेट है जहां से हम लोग को सारी सेवाएं मिलती हैं, कुछ भी हो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अपने को, ठीक है। चाहे आपको फेसबुक चलाना है, व्हाट्सअप चलाना है, गूगल चलाना है, यूट्यूब चलाना है, आपको इंटरनेट चाहिए ना भाई, बिना इंटरनेट के नहीं चला पाओगे। इसके अलावा बीच में क्या होता है, इंटरमीडियरी होता है। तो इंटरमीडियरी ही जो है ये सारे सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, इसमें आपके व्हाट्सअप भी आ गए,
इसमें आपका ट्विटर भी आ गया, टेलीग्राम भी आ गया, यूट्यूब भी आ गया, इसमें आपका जो नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, ये सभी चीजें आ गई। व्हाट्सअप, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, फेसबुक कैसे भूल सकते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है इंटरमीडियरी में आ गई, व्हाट्सअप, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से इंटरमीडिएट, मतलब यही यही जो है आपको सर्विस देती है इंटरनेट के माध्यम से। इसके बाद आपके जैसे मेरे जैसे गोलू मोनू बहुत पड़े हुए हैं, गोलू मोनू, सोनी मोनी, जो बेसिकली ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाते हैं, मैसेज करते हैं, वीडियो देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग गोलू मोनू, सोनी सोनी हो गए, ठीक है। अब बेसिकली क्या है इसमें, मैंने आपको क्या होता है कि इंटरनेट है, इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी में सारे ये सभी प्लेटफॉर्म्स आ गए और हम लोग जो है वो इंजॉय करते हैं ये बेनिफिट्स। अब समस्या क्या है कि अभी इंडिया का डाटा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि व्हाट्सएप है, जो हम लोग सभी के पास होता है मैसेज करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, 53 करोड़ लोगों के पास है। समझ रहे हैं आप, डाटा समझ रहे हैं। लगभग लगभग 40% ऐसी आबादी है व्हाट्सएप है। यूट्यूब जो है ये भी लगभग लगभग 44 करोड़ यूज कर रहे हैं, 44 करोड़ पीपल यूज कर रहे हैं। फेसबुक 41 करोड़ पीपल यूज कर रहे हैं। तो इतने इतने लोग जो हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। तो इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि इस पे कोई भी डाटा सर्कुलेट होगा, कोई भी चीज सर्कुलेट होगी और उसको जो है मॉनिटर ना किया जाए। तो समस्याएं क्या आना शुरू हुई, समस्याएं आना शुरू हुई फेक न्यूज। कुछ भी न्यूज आ गया भाई, मैं तो ऐसे ऐसे न्यूज देखता हूँ कि उसमें न्यूज में आया था अमिताभ बच्चन जी का डेथ हो गया, मोदी जी का डेथ हो गया, अमित शाह जी का डेथ हो गया, या इस एक्टर ने इस एक्ट्रेस के साथ शादी कर ली। तो कुछ भी बेसिकली कुछ भी न्यूज दिखाते हैं। अभी न्यूज आता है कि भाई कोरोना आ गया, गवर्नमेंट ने 30 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। तो ये फेक न्यूज को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा जो अश्लील चीजें हैं, जो न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी, इस तरह के कंटेंट आपको बेसिकली आप जो देखते होंगे, तो इस तरह कंटेंट जो है बेसिकली वो आपको मीडिया पे मिल जाता है, सोशल मीडिया पे। इसके अलावा जो है चूंकि व्हाट्सएप पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, आप लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप जो है आपको प्रोवाइड करती है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब इसमें यह है कि भाई आपका मैसेज जो है कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी आपके नहीं देख सकती है, और दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है, कुछ भी हो रहा है। तो इससे क्या एक तरीके से सिक्योरिटी थेफ्ट है ना, सिक्योरिटी थ्रेट है कि भाई टेररिस्ट लोग जो है आपस में बात करने के लिए प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। इसके अलावा एक तरीके से कम्युनल हार्मनी, मतलब आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक धर्म से, एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और आप जो है बेसिकली दूसरे रिलीजन के खिलाफ जो है व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो है एक तरीके से क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, घृणा घृणा फैला रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स का यूज होता है, इन सभी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड, किसी तरह का फ्रॉड है, कोई भी डाटा आपस में शेयर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको भी रोक टोक नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई क्यों ना जो है कुछ रेगुलेशन लाया। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से आया, उसमें कई ऐसे सीरीज आप लोग देखे होंगे जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी दिखा रहे हैं, जो एक तरीके से पोर्नोग्राफी है वो दिखा रहे हैं, या वायलेंस को ज्यादा ही दिखा दे रहे हैं, गला काट दे रहा है, ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है काफी ज्यादा दिखा लेंगे, तो भाई उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है कि कहीं वो कंटेंट किसी बच्चे के पास, किसी 5 साल या 8 साल या 10 साल के बच्चे के पास अगर चला जा रहा है, वो बच्चा अगर देख ले रहा है तो उसके दिमाग के ऊपर असर पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। या कोई किसी व्यक्ति का अगर दिमाग रूप से कमजोर है, दिल से कमजोर है, और उसने बहुत ज्यादा वायलेंस देख लिया, तो बेसिकली एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से वो क्या होगा, शिकार हो जाएगा डिप्रेशन का, किसी चीज का। तो ये सभी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, गवर्नमेंट क्यों इस तरह का जो है एक तरीके से रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब आइए बेसिकली अब आइए बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स में किया गया। तो आईटी रूल्स में गवर्नमेंट ने किया क्या, ये बात हम लोग समझते हैं। आईटी रूल्स में बेसिकली जो भी इंटरमीडिएरी है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे यूट्यूब है, उसमें बेसिकली क्या होगा कि उन लोगों को एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ग्रीवियंस ऑफिसर। तो ग्रीवियंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब एक व्यक्ति वहां पे होगा, चाहे उसको, एक होगा चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा कि आप कुछ भी रिपोर्ट करते हैं, जैसे यूट्यूब में रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, कोई वीडियो आपको लगता है गलत है, उसको आप बेसिकली तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, इसमें कुछ वायलेंस कंटेंट है, कुछ कम्युनल हार्मनी कंटेंट है, या ये सही नहीं है, तो उसमें रिपोर्ट करने का यूट्यूब पे ऑप्शन होता है। सिमिलरली सभी प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि गवर्नमेंट बोले तुम पैसे कमाने हैं कमाओ, कोई लेकिन तुमको रेगुलेट हम करेंगे, ठीक है। तो ग्रीवियंस ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट होगा। और ये है कि भाई 24 घंटे में कोई भी कंप्लेंट आती है बेसिकली, उसमें आपको 24 घंटे में उस कंप्लेंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द जो है आपको हो सके तो 15 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि भाई ठीक है इसको हटाना है या रखना है, क्या करना है। आपके पास मैसेज आएगा कि भाई इस कंटेंट को हटा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे कंटेंट इन लोगों को खुद मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई कोई कंटेंट ऐसा नहीं है जो
मॉनिटर करे, जो मॉनिटर करे कि भाई कोई कंटेंट जो है जो डेरोगेटरी एक तरीके से गलत है वुमेन के डिग्निटी के लिए, जो वुमेन है उसके सम्मान के लिए जो है एक तरीके से डिग्निटी के लिए वो गलत है, क्योंकि सभी लोग उसको देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई कुछ इस तरह का कंटेंट जो है महिला या किसी समाज के खिलाफ जो है वो एक तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा एक वो तरीके से वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब आपकी इच्छा से एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म रखा जाएगा। वेरिफिकेशन मैकेनिज्म आप समझ रहे हैं कि मतलब उस मैकेनिज्म में ये रहेगा कि भाई बेसिकली आपका नाम क्या है, आपसे जैसे यूट्यूब जो है एक एक आपका एक आपका अकाउंट बनाएगी, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, अपना फोटो अपलोड करिए। एक तरीके से ये एक तरीके से वॉलेंटरी रहेगा कि भाई आपकी इच्छा है तो वो कर सकते हैं। तो उस वेरिफिकेशन जैसे काफी जगह प्लेटफॉर्म से आप देखते हैं जब वेरिफिकेशन आप अच्छे से कर दें उसमें से टिक मार्क आ जाता है कि आप वेरीफाइड मेंबर है, समझ रहे हैं ना। उस उसके लिए बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा ठीक है, कंपनी को जो भी ये इंटरमीडियरी है, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, इनको एक तरीके से रिपोर्ट मंथली रिपोर्ट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मंथली रिपोर्ट देना पड़ेगा कि कितने एक तरीके से कंप्लेंट आए हैं, मेरे पास 100 कंप्लेंट 200 कंप्लेंट आए हैं और कितने इन कंपनियों ने रिजॉल्व कर दिए हैं, कितने इन कंपनियों ने रिजॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा कि आईटी रूल्स है क्या। आईटी रूल्स बेसिकली जो भी इस तरह के इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक तरीके से इनके डाटा को, इनके जो भी सर्कुलेट चीजें होती हैं उनको कंट्रोल करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, और उसने गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉज लाए हैं वो उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। और बेसिकली कंसर्न यही है कि भाई गवर्नमेंट एक्सेसिव कंट्रोल ना करे, लोगों के एक तरीके से जो भी विचार हैं मतलब वो हैं उनको फ्रीडम मिले, ठीक है। तो ये सभी चीजें तो आ ही जाती हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को रेगुलेशन करने की तो आवश्यकता है ही। आई थिंक ये आईटी रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए लास्ट का दो टॉपिक बचा है तो तेजी से देखते हैं। तो हाल में जो है बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सिग्निफिकेंट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट रीइटरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग अ फिजियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कन्विक्ट हु हैव बीन अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। इसमें बेसिकली ये है कि भाई किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो डेथ सेंटेंस जनरली जो एक तरीके से जो फांसी की सजा होती है, इस तरह की सजा होती है, उसमें बेसिकली किसी ने बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बुरा क्राइम किया, जैसे उसे मर्डर कर दिया या रेप कर दिया, ऐसे कुछ चार्जेज होते हैं, उस केस में जनरली क्या होता है कि ये डेथ सेंटेंस बेसिकली मिलता है, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि भाई जिनको भी डेथ सेंटेंस मिलता है, जिन लोगों को भी डेथ सेंटेंस मिलता है इस तरह क्राइम करते हैं, उनको बेसिकली जो है एक तरीके से उनका एक तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए कि वो बीमार तो नहीं थे। मान लीजिए कुछ डिप्रेशन में हो, कुछ बीमार हो और उस वजह से ऐसा क्राइम कर दिया। कोई एक व्यक्ति है जिसने जानबूझकर कोई क्राइम कमिट किया, जानबूझकर मर्डर किया, रेप किया, उसकी एक अलग एक तरीके से उसके खिलाफ एक तरीके से वो बनता है, उसकी सजा बनती है। लेकिन कोई व्यक्ति है उसका दिमागी कंडीशन सही नहीं है और उस वजह से उसने कमिट कर दिया, उसमें बेसिकली जो है वो अलग केस बनता है। तो उसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये टेस्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि भाई वो बंदा जो है वो उसका दिमागी स्थिति सही था या नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि पागल था इसलिए उसने ऐसा कमिट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, उसके बारे में चर्चा की गई है, तो उसके बारे में चर्चा की, उसमें हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो पावर्स दी गई हैं, जनरली जो पावर्स होती हैं जैसे प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72, जो प्रेसिडेंट है इनको आर्टिकल 72 में जो है पावर दी गई है। जनरली 4-5 पावर जो दी गई है इसमें चर्चा करूंगा, जैसे पार्डन, जिसमें आपको क्षमा कर दिया जाता है कोई भी आप क्राइम करते हैं। कॉम्यूटेशन, एक एक और होता है कॉम्यूटेशन, ठीक है, कॉम्यूटेशन, ठीक है। इसके अलावा होता है रेमिशन। आपको इन सभी टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ में आना चाहिए, हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, रेमिशन। इसके अलावा होता है रेस्पाइट, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्रीव। अगर आपको पता है फिर तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक एक लाइन में बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। पार्डन में माफ कर दिया, पार्डन में क्या होता है, माफ कर दिया, ठीक है। कम्यूटेशन में चेंज कर दिया जाता है, मतलब आपकी सजा एक तरह की सजा मिली हुई है, मान लीजिए आपको फांसी की मिली है तो आपको 10 साल, एग्जाम्पल के तौर पर बोला, 10 साल की कैद मिल जाएगी, ठीक है। तो कम्यूटेशन मतलब चेंज कर दिया, सजा ही चेंज कर दिया। रेमिशन में क्या होता है कि कम कर दिया जाता है, इसमें कम कर दिया जाता है, समझ रहे ना। मान लीजिए आपको 10 साल की सजा है तो आपको 5 साल कर दे देगा। जो भी आपका जो आपको सजा मिली थी उसका नेचर चेंज नहीं होगा, जो आपको सजा मिली थी उसी को कम कर दिया था। रेमिशन में कम कर दिया, कम्यूटेशन में चेंज कर दिया, ये फर्क है। रिस्पाइट में कोई स्पेशल फैक्ट हो, मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है, उसने क्राइम किया है, तो चूंकि वो गर्भवती है उसको कुछ छूट मिलना चाहिए, समझ रहे हैं ना, या किसी कोई फिजिकली डिसेबल है उसको छूट मिलना चाहिए। तो रिस्पाइट में कोई स्पेशल फैक्ट, मान कोई गर्भवती है, कोई मेंटली डिसेबल है, कोई फिजिकली डिसेबल है, तो स्पेशल फैक्ट की वजह से उसको कुछ छूट मिलती है, ठीक है, रिस्पाइट। और रिप्रीव में क्या होता है कि स्टे, मान लीजिए कुछ किन्हीं कारणों से जो है कुछ समय के लिए आपकी सजा को रोक दिया जाएगा, फिर बाद में आपको सजा होगी। तो इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, और ये एक एक लाइन अगर आप याद रखेंगे आपको भी कंफ्यूज नहीं हो, जो मैं आपको बताया हूँ। ऐसी ही जो पावर होती है गवर्नर के पास आर्टिकल 161 में होती है, ठीक है। अंतर क्या होता है कि प्रेसिडेंट को जो पावर होती है
प्रेसिडेंट को जो बेसिकली पावर होती है वो मिलिट्री कोर्ट को, जैसे कोर्ट मार्शल होता है जो मिलिट्री कोर्ट सजा देती है, उसको भी जो है प्रेसिडेंट जो है एक तरीके से माफ कर सकते हैं। जो पार्डन वाली पावर होती है, पार्डन वाली पावर, कि कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री जो सजा देती है उसको भी वो प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं। पहली बात ये है। और दूसरी बात जो है, प्रेसिडेंट जो होते हैं कोर्ट मार्शल को और डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को माफ कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ ये दो पावर जो है गवर्नर के पास नहीं होती हैं। गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। और मतलब माफ नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कम्यूट कर सकते हैं, ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कोर्ट मार्शल होता है, जो मिलिट्री कोर्ट ऑर्डर देती है, उसको गवर्नर जो है एक तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं, पार्डन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स में अंतर क्या होता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है, वो कैबिनेट जो भी एडवाइस करती है वो प्रेसिडेंट जो है एक्सरसाइज करता है अपना पावर, जो अपने पावर्स होते हैं। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट की पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आती है, तो जुडिशियल रिव्यू उसके अंतर्गत नहीं आता है कि भाई इसको रिव्यू करे जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, बेसिकली वो फाइनल होती है। ठीक है। और एक बार किसी ने अगर मर्सी पिटिशन दे दिया, एक बार अगर किसी ने मर्सी पिटिशन दे दिया, तो वो दोबारा जो है फिर से जो है उसमें प्रेसिडेंट के पास नहीं आ सकता कि आप दोबारा जो है इस पर रिकंसिडर कीजिए। समझ रहे ना, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। अब आइए ग्रीवियंस रेडिसल इंडेक्स, इसमें कुछ नहीं है। यूडीआई एक तरीके से बॉडी है जो कि आधार नंबर, आपको आप सभी को जो आधार नंबर मिलता है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो एक तरीके से होता है आधार नंबर, वो बेसिकली ये रिलीज करती है। यूडीआई एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है मीटी, जो मीटी है इसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। और ये स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है, स्टेचुरी बॉडी है। और जो भी रेसिडेंट्स होते हैं इंडिया में, जो भी रेसिडेंट्स है जो यहाँ रहते हैं, उनको जो है ये 12 डिजिट, 12 डिजिट का जो है आधार नंबर एक तरीके से मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बॉडी है, इसको स्टेचुरी बॉडी है, इसको बेसिकली ये इंडेक्स में अवार्ड मिला है। ठीक है, इसको बेसिकली मिला है, क्यों मिला है? ग्रीवेंस रिटेसल, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, उनके ग्रीवेंस होता है, मतलब जो लोगों होते हैं उनकी समस्याओं को दूर किया जाता है। ग्रीवेंस रिटेसल में लोगों की समस्याओं को दूर किया जाता है। तो ये जो बॉडी है, इसने ग्रीवेंस रिटेसल अच्छा किया, इसलिए इसे टॉप किया, इस इंडेक्स में टॉप किया। तो इस इंडेक्स में वो टॉप किया, इसलिए टॉप किया कि इसने अच्छे तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। और ये जो ग्रीवेंस रिटेसल इंडेक्स है, अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ दे कि भाई कौन रिलीज करता है, तो डीएआरपीजी, तो डीएआरपीजी डिपार्टमेंट है, किसके अंदर डिपार्टमेंट है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जो होता है पब्लिक ग्रीवेंस बेसिकली होता है, उसमें बेसिकली आता है डीएआरपीजी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, इसने बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है इसके अंतर्गत आता है डीआरपीजी। तो ये बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर डीआरपीजी आता है। तो बेसिकली इसने जो है ग्रीवेंस रिडेसल अच्छा किया, लोगों की समस्याओं का समाधान अच्छी तरीके से किया, इसलिए इसको अवार्ड मिला। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है, साथ साथ पॉलिटिक का भी खत्म होता है। तो मैंने जो टॉपिक का क्रक्स है, मैंने जो भी टॉपिक है उसके क्रक्स को मैंने आपको बताया है, एक तरीके से आपको एक कॉन्साइज वे में जो भी बता सकता था वो मैंने आपको बताया है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर लेंगे। ठीक है, और मेरा टारगेट है कि 10 लेक्चर में अक्टूबर मंथ खत्म हो जाए। आई थिंक आप लोग साथ साथ कवर करेंगे, ठीक से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।